जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के शब्द भेद के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसके पहले हमने बात की है वर्णमाला के बारे में, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब बात करते हैं हम शब्द की। तो शब्द में कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह हो, सार्थक समूह मतलब जिसका कि कोई उच्चारण निकले, अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यदि हम बात करते हैं वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से तथा उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्दों के भेद कितने किए गए हैं, अगर से इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर शब्दों के वैसे तो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिससे कि विकार उत्पन्न हो, अविकारी शब्द जिससे कि विकार उत्पन्न ना हो। तो विकारी शब्द को चार भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा, दूसरा भाग इसका है सर्वनाम, तीसरा भाग इसका है विशेषण और चौथा जो भाग है वह है क्रिया। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जो विकारी शब्द होता है वह संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है या क्रिया होती है। अगर से हम बात करते हैं अविकारी शब्द की या अविकारी की, तो यहाँ पर पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो चलिए साथियों, इनके बारे में हम अलग से विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले विकारी शब्दों में संज्ञा को। संज्ञा के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का जो बोध कराए, ऐसा शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की अगर से हम बात करते हैं तो संज्ञा मुख्य रूप से तीन शब्दों पर आधारित होती है। पहला, लिंग के आधार पर संज्ञा को देखा जा सकता है, वचन के आधार पर संज्ञा को देखा जा सकता है और कारक के आधार पर संज्ञा को देखा जा सकता है। यदि हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो संज्ञा का प्रकार, पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक की अगर से बात करें, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात होती है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर किसी जाति का बोध हो, जाति का अर्थात किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात ना हो, जाति का बोध हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब बात करते हैं समूहवाचक। तो समूहवाचक की अगर से हम बात करते हैं तो जहाँ पर पूरे समूह की बात होती है दोस्तों, समूह की अगर से बात हो तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। यदि हम बात करते हैं द्रव्यवाचक की, तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है जहाँ पर उन्हें नापा या तौला जा सकता है या वजन किया जा सकता है। यदि हम भाववाचक की बात करते हैं दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सिर्फ हम जिन वस्तुओं को या जिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम इनको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन किन रूपों को रखा गया है या किन किन शब्दों को उसके अंतर्गत रखा गया है, हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो सबसे पहले व्यक्तियों का नाम, सबसे पहले और पहले आता है व्यक्तियों का नाम। अर्थात किसी भी व्यक्ति का यदि आप नाम है, किसी भी व्यक्ति का यदि नाम है तो आप उस नाम को इसके अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन,
किसी का भी नाम। यदि हम बात करते हैं इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो नदियों के नाम, किसी भी नदियों के नाम को आप उठा के ले लीजिए, चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, वैनगंगा हो, चंबल हो, सोन हो, ब्रह्मपुत्र हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, कोई भी नदियों के नाम, क्योंकि यह पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर नाम है, इसीलिए इसे व्यक्ति के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम किसी देश की बात करते हैं दोस्तों, देशों के नाम की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत भी, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, किसी का भी अगर से आप नाम रखिए, कोई भी देश का नाम, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। शहरों की बात अगर से हम करते हैं, शहरों का नाम होना चाहिए, चाहे प्रयागराज हो, इलाहाबाद हो, मुंबई हो, पटना हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कोई भी किसी भी शहर के नाम होना चाहिए। पुस्तकों की अगर से हम बात करते हैं तो पुस्तकों के नाम होना चाहिए, जैसे कि रामायण, महाभारत, कामायनी, गोदान, पंचतंत्र, बाइबिल, इन ऐसे नाम होने चाहिए दोस्तों। पर्वतों की अगर से हम बात करते हैं तो पर्वतों के भी पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, जैसे हिमालय, अरावली, कराकोरम, सतपुड़ा, विंध्याचल, ऐसे पर्वतों के नाम होना चाहिए। अगर से हम बात करते हैं समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम के अंतर्गत अगर से हम बात करें तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस प्रकार से नाम होना चाहिए। सड़कों के अगर से नाम की अगर से बात करें तो जीरो रोड, ग्रांड ट्रक रोड, कर्तव्य पथ, इस प्रकार के नाम होने चाहिए। चौराहा की अगर से बात करते तो चांदनी चौक। दिन और महीनों की अगर से हम बात करते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। महीनों की अगर से बात करते हैं हम तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तमाम प्रकार के महीनों के नाम भी इसी के अंतर्गत रखा जाता। समाचार पत्रों की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों तो हिंदुस्तान टाइम्स, घटना चक्र हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, नव भारत हो गया, हरिभूमि हो गया, इस प्रकार के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं त्यौहार और महोत्सवों की, तो त्यौहार और महोत्सवों में चाहे वह बकरीद हो, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, किसी भी प्रकार के त्यौहार हो, किसी भी धर्म से संबंधित त्यौहार हो, पर्टिकुलर व्यक्तिगत तरीके से अगर से धर्म है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि किसी प्रकार के इमारतों की अगर से बात करती है तो जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि बीबी का मकबरा हो गया, बहुत सारे ऐसे तमाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं भवन या इमारतें जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले समझने का प्रयास किया था देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं अपने शब्दों में। यदि हम बात करते हैं किसी वस्तु के नाम की, जैसे कि कलम। अब कलम क्या हो गया? कलम जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कुर्सी हो गया, घड़ी हो गया, मकान हो गया, जूता हो गया, तलवार हो गया। अब बात करेंगे जैसे कलम हो गया बोल रहे हैं, तो कलम किसी पर्टिकुलर नाम नहीं, कलम बहुत प्रकार की होती है। पेन को भी कलम बोला जाता है। मार्कर जो होते हैं आजकल डिजिटल बोर्ड में जो लिखने वाले मार्कर होते हैं या पेन होते हैं, उन्हें भी कलम बोला जाता है। यदि हम कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी पर्टिकुलर किसी जाति को बताता है, ना कि व्यक्ति को। कुर्सी लकड़ी की भी हो सकती, प्लास्टिक की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, लोहे की हो सकती है। यदि वहाँ पर बोला जाता कि कुर्सी लकड़ी की कुर्सी, तो यदि लकड़ी की कुर्सी बोला जाता तो लकड़ी जो हो जाती है वो पर्टिकुलर बताता कुर्सी किस प्रकार की है, तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। जैसे घड़ी की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं, अब मकान जो हो जाता है दोस्तों, मकान भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि मकानों के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जूता हो गया, तलवार हो गया, यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम बात करते हैं पशु और पक्षियों को, तो तमाम प्रकार के जो निम्न प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पशु पक्षी, ये भी पशु पक्षी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।
जैसे कि गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया, शेर, बाघ, भालू, बैल, भैंस, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, मोर, कोयल, ये बहुत सारे ऐसे जो पशु है और पक्षी हैं, यह जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि गाय जो होती है, अनेक प्रकार की गाय होती है। जैसे कि अगर से हम बात करें बकरी की, तो बकरी भी बहुत सारी अनेक प्रकार की होती है, तो इसीलिए इन्हें जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम बात करते हैं किसी के संबंध की, व्यवसाय की, पद की, तो इन्हें भी रखा जाता है। जैसे कि भाई, अब भाई का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे बोल दिया जाएगा मुन्ना भाई, तो यदि मुन्ना बोला जाता है तो यह व्यक्तिवाचक है, परंतु भाई बोला जाता है तो भाई कोई किसी पर्टिकुलर एक वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं है। भाई का अर्थ है रिश्तेदारों से, संबंधों से। उसी प्रकार मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, नर्स, ये तमाम प्रकार के जो पद है, शासकीय पद है, यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्राकृतिक तत्वों को अगर से हम बात करते हैं तो जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, महासागर हो गया, सुनामी हो गई, वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सारे जो हैं सारे के सारे मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मुख्य रूप यह है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता या वस्तु नहीं होती, वह किसी न किसी समिति, सभा, समूह या संगठन के रूप में होता है। जैसे कि गुच्छा, पुष्प का गुच्छा, यदि उसकी बात करें तो वह समूहवाचक है। अगर से हम बात करते हैं सेना, तो सेना एक व्यक्ति का समूह नहीं है, वह एक से अधिक 100 से लेकर हजारों तक के वहाँ पर व्यक्तियाँ होते हैं, इसीलिए उसे समूहवाचक के अंतर्गत रखा गया। जैसे मंडली की बात करें तो इसमें 2, 4, 8, 10, 15, 20 लोग भी हो सकते हैं। परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक से अधिक व्यक्ति होता है, इसीलिए उसे परिवार कहा जाता है और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। पुस्तकालय की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों, पुस्तकालय में कोई एक पुस्तक नहीं होती, अनेक प्रकार की पुस्तकें रखी जाती है, इसीलिए उसे समूहवाचक के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं कक्षा की, तो कक्षा में भी लड़के, लड़की और अनेक कक्षाएं होती हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर विद्यार्थी देखने को मिलती है। जुलूस की अगर से बात करते हैं तो जुलूस भी समूहवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ भी व्यक्तियों की संख्या अधिक मानी जाती है। सभा, समिति, दल, गिरोह और बेड़ा, ये इसी प्रकार से समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ढेर की बात हो गई, श्रृंखला की बात हो गई, संघ की बात हो गई, कुंज हो गया, और बात करते हैं पुंज की, तो ये सारे के सारे मुख्य रूप से देखने को मिलता हमें समूहवाचक के अंतर्गत। बात करते हैं द्रव्यवाचक की, तो ऐसी वस्तु जिसे मापा या तौला जा सकता है। तराजू में माप सकते हैं या लीटर के रूप में माप सकते हैं, वजन के रूप में माप सकते हैं या उसके द्रव्य के रूप में माप सकते हैं। तो वजन की अगर से बात करते हैं तो किलोग्राम या ग्राम में माप सकते हैं। यदि हम पदार्थ की अगर से बात करते हैं, द्रव्य की अगर से हम बात करते हैं दोस्तों, लिक्विड की अगर से बात करते हैं, तो उसे हम मिलीग्राम या लीटर में मापते हैं। जैसे कि धातुओं की बात करते हैं तो इन्हें ग्राम में मापा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, जस्ता, तमाम प्रकार की जो धातुएं होती हैं, इन्हें द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं बात करते हैं हम खाने पीने की वस्तुओं की, जैसे कि घी, तेल, दूध, पानी, शहद, शराब, चाय, कॉफ़ी, इन्हें हम वजन के तौर पे नहीं नापते, इसे हम द्रव्य के रूप में, लिक्विड के रूप में नापते हैं, अर्थात ml में या लीटर में नापते हैं, इसीलिए इसे द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखा गया है। अगर से हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की अगर से हम बात करते हैं तो जहाँ पर ना तो वस्तु ना तो व्यक्ति, सिर्फ इमोशन की बात होती है यहाँ पर, अर्थात जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें भी दो प्रकार की
दो प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। पहला तद्धित प्रत्यय के रूप में और दूसरा कृत प्रत्यय के रूप में। यदि हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के रूप में तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनती है, सर्वनाम से इसे बनाया जा सकता है और विशेषण के रूप में भी इसे परिवर्तन करके भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। अर्थात जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम कृत प्रत्यय की अगर से बात करते हैं जहाँ पर एक्शन होता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और अव्यय से जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता उससे भी हम मुख्य रूप से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जातिवाचक की बात करते हैं। लड़का किसी व्यक्ति किसी लड़के का नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़का है। तो यदि हम लड़का से बात करें तो लड़कपन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि व्यक्ति बचपन में रहा होगा, छोटा रहा होगा, खेलता रहा होगा, नटखट रहा होगा। इस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देख नहीं सकते उसको, छू नहीं सकते लड़कपन को। जैसे चोर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, चोर एक जाति होती है, चाहे बड़ा चोर हो चाहे छोटा चोर हो। चोर से मिलकर चोरी। हाँ भाई, यदि किसी ने बोला कि चोरी हो गई तो यहाँ बात कर सकते नहीं यार, कोई व्यक्ति आया होगा, उसने दरवाज़ा खोला होगा, सामान लेके गया होगा, पैसे लेके गया होगा, जेवरात लेके गया होगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पर सामने आती है। यदि हम बात करें पुरुष की तो पुरुष क्या है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जाति है पुरुष। इसमें लड़का भी आ सकता है, जवान भी आ सकता है, बूढ़ा व्यक्ति भी आ सकता है। तो पुरुषत्व की अगर से बात करें कि उसका पुरुषत्व अच्छा है। पशु की बात करें तो पशुता की अगर से बात करें तो हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि पशुता मतलब गाय बैलों की तरह अस्त व्यस्त जीवन रहा होगा या रहता होगा। इस तरह से बूढ़ा से बुढ़ापा मतलब ऐसा सोच सकता है व्यक्ति कि ऐसा व्यक्ति जिसके बाल पके हुए हों, शरीर का जो आकार है वह झुका हुआ हो, या यूं कहें कि शरीर की जो बनावट हुई हो या उसके जो मांस हो या चमड़िया हो वहाँ झुर्री खाई हुई हो, ऐसा महसूस हम कर सकते हैं। वही बात करते सर्वनाम की। तो अपना क्या है, सर्वनाम। अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, मम से ममत्व। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। यदि हम विशेषण की बात करें, विशेषण का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो विशेषता बताता हो किसी की। अर्थात जैसे यदि हमने बोल दिए जलेबी, तो जलेबी की विशेषता क्या है कि वो मीठी होती है। तो मीठा से अगर से हम बात करते हैं तो मीठा से बनता है मिठास का अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति को हमने खाए, मीठी व्यक्ति को, तो महसूस हुआ, हमें अनुभव हुआ मिठास का। वैसे आलसी से अगर से बात करते हैं हम तो आलस्य मतलब कोई व्यक्ति कहीं पड़ा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, आराम से बैठा है, समय को व्यतीत कर रहा है। गरीब की अगर से बात करें तो गरीब से गरीबी कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। यह सोच सकता है कि गरीबी का मतलब ये होता है कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है अच्छे से। इस प्रकार की बात हम गरीबी से कर सकते हैं। भूख मतलब भूखा, कोई व्यक्ति भूखा है अर्थात खाना नहीं खाया है उसने 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, या 1 टाइम से, 2 टाइम से, 3 टाइम से। इस प्रकार की हम बात कर सकते हैं। वहीं अगर से हम बात करते हैं दोस्तों क्रिया, तो जहाँ पर एक्शन होता है, किसी काम को करने का कार्य होता है, संपन्न होता है। जैसे चढ़ना, कोई व्यक्ति चढ़ा होगा, अब चढ़ने से क्या बना सकते हैं, चढ़ाई, कि यार बहुत बड़ी, वह उस पर्वत में तो बहुत बड़ी चढ़ाई है। तो महसूस कर सकते कि नहीं, वह पर्वत में चढ़ा होगा, उसकी सांसें फूली होगी, थकान महसूस हुई होगी। इस प्रकार की हम बातें वहाँ कर सकते हैं। जैसे लड़ना क्या है, क्रिया है। लड़ना मतलब एक्शन, कि लड़ने का मतलब किसी ने तलवार चलाया होगा, लाठी चलाई होगी, बातों से एक दूसरे को कटाक्ष किया होगा, उसी प्रकार से लड़ाई। तो लड़ाई भी हम महसूस कर सकते हैं दोस्तों। खेलना का मतलब जहाँ पर जैसे कि क्रिकेट खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं आप। उसी प्रकार से वहाँ से बनता खेल को महसूस कर सकते कि बोला अरे यार वहाँ खेल हुआ है। यदि हम बात करते हैं खेलना से, तो खेल को सिर्फ महसूस किया जाता है। वहीं थकना से थकान, कि बोले यार आज बहुत काम किया होगा, इस कारण से उसे थकान हो गई है। वैसे ही मारना से बहुत मार पड़ी यार, मतलब महसूस किया जा सकता है मार को।
उसी प्रकार से अव्यय, अव्यय वह होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे दूर, दूर से दूरी, दूरी का अर्थ यह होता है दोस्तों कि दूरी मतलब बहुत दूरी हुई होगी, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसा अनुभव किया जा सकता है। ऊपर मतलब ऊपरी, ऊपर से क्या बना, ऊपरी। उसी प्रकार से धिक्क से धिक्कार, धिक्कार, गर्म से गर्मी, महसूस की जा सकती गर्मी को, ठंडी को। समीप, सामीप्य, सामीप्य। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर दोस्तों कि किस प्रकार से संज्ञा का वितरण किया गया है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में शब्दों को मुख्य रूप से विकारी और अविकारी शब्दों के रूप में बांटा गया है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को रखा गया है। उसी प्रकार से अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विश्वाधिबोधक शब्दों को रखा गया है। आगे हम बात किए कि संज्ञा, इसमें संज्ञा को हमने समझने का प्रयास किया। संज्ञा को मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के रूप में देखा गया। इसमें हमने समझने का प्रयास किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है जहाँ उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा जहाँ पर व्यक्ति ना होते हुए उसकी पूरी जाति होती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर हमने बात किया समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर एक व्यक्ति ना होते हुए या एक वस्तु ना होते हुए अनेक सारी वस्तुओं का मेल या व्यक्तियों का मेल होता है, उसे समूहवाचक कहा जाता है। और बात करते हैं द्रव्यवाचक की, जहाँ पर किसी वस्तु को नाप तौल करके या मापा जाता है वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने, और फिर बाद में अंतिम में बात की हमने भाववाचक संज्ञा की। इसे ना तो देखा जा सकता है, ना तो नापा जा सकता है, ना तो पकड़ा जा सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से समझने का प्रयास किया है संज्ञा को। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के नमस्कार, जय हिंद।